नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत है ये लेक्चर में। पिछली बार जब हम मिले थे एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में जब सोच रहे थे तो बजट के बारे में मैं थोड़ा शुरू किया था और टाइप्स ऑफ बजट के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था। सरकारी पॉलिटेक्निक भुज के अंदर जो अपना मैकेनिकल डिपार्टमेंट का 5वां सेमेस्टर चल रहा है, उनमें जो कुल मिला के अपने 74 विद्यार्थी हैं, ये सब हम माइक्रोसॉफ्ट टीम के द्वारा ये अभ्यास कर रहे हैं। सरकार ने हमें सबको सुविधा दी है कि ये प्लेटफॉर्म हम यूज़ करें ताकि सब बच्चे इनको पढ़ने में भी आसान रहे, जो भी मटेरियल है वो भी शेयर कर सके और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी इसी माध्यम से ली जाए। तो यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो आपकी अटेंडेंस है वो हर मिनट की, आप कितने बजे लॉगिन होते हैं, लॉग आउट होते हैं, वो सब रिकॉर्ड होता है। और आपको जो हम असाइनमेंट देते हैं वो भी आप कब कितने टाइम में देखते हैं, कब देखते हैं और कब सबमिट करते हैं, और क्वालिटी के हिसाब से सबमिट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सब असेसमेंट यहाँ हो सकता है। तो उनका इस्तेमाल करके आप में से जो भी अच्छे लड़के हैं उनको अच्छा रखना है, जो बुरे लड़के हैं उसको बुरा बोलना है। ये चीज़ है कि इवेल्यूशन होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में हम लगातार 22 जून से पढ़ रहे हैं। वैसे शुरू में हमने जब माइक्रोसॉफ्ट टीम नहीं थी तो गूगल मीट पे अभ्यास भी किया था, और वैसे सब लेक्चर हम रिकॉर्ड नहीं भी कर पाए हैं। जो कुछ भी रिकॉर्ड कर पाते हैं तो उसमें से ये एक लाइव सेशन में आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो बाद में रिकॉर्डेड सेक्शन भी आप देख सकें, ऐसी सुविधा भी हम करने का प्रयास करते हैं। तो पिछली बार जब हम बजट देख रहे हैं तो बजट की एक छोटी सी जो बातें बताई थी उसको नट शेल में याद कर लेते हैं कि बजट क्या है और क्यों है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक प्रकार का, लेकिन वो प्लानिंग वाला पार्ट होता है। आपको भविष्य में कोई निश्चित समय के लिए या कोई निश्चित कार्य के लिए आपके पास जो पैसे हैं कहाँ से आएंगे और आप कैसे खर्च करेंगे, उसकी जो आप प्रेजेंटेशन करते हैं या रजुआत करते हैं या जो एक प्लान बनाते हैं, उनको बजट बोला जाता है। और बजट जनरली एक कैलेंडर ईयर का होता है और कभी कभी प्रोजेक्ट के लिए भी बनता है, लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उनको भी आप ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और बजट के बाद एक बजटरी कंट्रोल होता है। बजटरी कंट्रोल क्या है? तो कि बजट आपने बनाया है, लेकिन जब आप काम करने लगते हैं तो आपने जैसे सोचा था उस हिसाब से आपकी आमदनी होती नहीं है और ऐसे आपका खर्च भी होता नहीं है। तो जैसे जैसी सिचुएशन बदलती है, बनती है, उस हिसाब से आपको अपना जेब है उसमें से पैसे छोड़ने हैं। तो बजट के द्वारा अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, उसको बजटरी कंट्रोल बोलते हैं। कंट्रोल काफ़ी प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें बजटरी कंट्रोल क्या है कि हम बजट को ही कंट्रोल कर देते हैं कि ये अभी पैसे नहीं आ रहे हैं तो मतलब पैसे खर्च नहीं करना है। ठीक है। और बजट का पर्पस क्या होता है? तो बजट का पर्पस हमें मालूम है कि जो भी हमारे पैसे हैं उससे हम क्या करना चाहते हैं वो निश्चित करके व्याख्यायित करना, उसका पहला हेतु है। और दूसरी बात यह है कि हमने कुछ तय किया था बजट में। बजट का एक उपयोग ये भी है या हेतु ये या उद्देश्य ये भी है कि हमने एक कुछ प्लान किया था कि ये करना है, और जो हो रहा है उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो ढूंढना। और हर एक खर्च जो हमने पहले से सोचा था ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन जो हो रहा है उनके साथ कुछ कंपेयर करके उसकी एनालिसिस करना, और एनालिसिस के बाद अगर जरूरत है तो खर्च को कंट्रोल करना या बढ़ाना। कंट्रोल करना मतलब ये जरूरी नहीं कि कम ही करना है, खर्च में आप कभी बढ़ा भी सकते हो। तो बजट हमें आपकी जो फ्यूचर डिसीजन है या आपकी पॉलिसी है उनको फॉर्म करने में या उसका घड़तर करने में वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आप आज देखें तो पूरी दुनिया कंपटीशन में चल रही है और नई टेक्नोलॉजी भी इतनी आ रही है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप डिसीजन लेने में सोच भी नहीं सकते, इतने जल्दी चीज़ें आती रहती हैं। तो आप क्या करेंगे? उस वक्त आपका प्लानिंग है वो टिकना चाहिए, आपके पैसे भी योग्य तरह से यूज होने चाहिए। तो जो भी कुछ फाइनेंशियल चीज़ें हैं और उनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं उनके बारे में हमें अगर अच्छी तरह से स्टेटमेंट तैयार करना आता है, उसको एनालिसिस करना आता है, तो ये कंपटीशन के ज़माने में और नई टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमें थोड़ी आसानी रहती है।
वरना हम ये कंपटीशन में कब खो जाएंगे, कहाँ खो जाएंगे, पता भी नहीं चलता। जैसे बाढ़ आती है तो हम कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। स्विमिंग पूल में नहाना अच्छी अलग बात है, उसमें लेवल कंट्रोल होता है, हम स्विमिंग भी जानते हैं, हम डाइव भी लगाते हैं। लेकिन जब अभी जब इतनी बारिश हुई थी, इसमें अच्छे अच्छे तैरने वाले भी कहाँ खो जाते हैं पता नहीं चलता। ठीक इसी तरह से कुछ हमने अकाउंट्स पढ़े हैं, कुछ इंजीनियरिंग पढ़ा है, बजट आता है, सब कर सकते हैं। लेकिन ये स्विमिंग पूल जैसा अगर हम जानते हैं तो ठीक है, छोटे से गांव में या छोटा बिजनेस लेके हम चल भी सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी कंपटीशन वाली, जहां बाढ़ ही आ रही है, इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ रही है और कॉम्पिटिटर्स की बाढ़ आ रही है, उसमें अगर आपको टिकना है तो ये बजट आपको बहुत ही अच्छा एक टूल बन के हेल्प कर सकता है कि आपके पैसे कहीं इधर उधर न हो जाए। जैसे नाव को एक लंगर बांध के रखते हैं ताकि नाव किनारे से कहीं चली ना जाए, ठीक इसी तरह से अगर हम भी कहीं बिजनेस लगा के बैठे हैं तो बजट का एक लंगर रखा है तो हमें यहाँ फायदा हो सकता है। उसके बाद में कुछ बजट के प्रकार भी दिखाए थे, तो उसमें एक सेल्स बजट था, प्रोडक्शन बजट, ये दो चीज़ मैंने बताई थी। सेल्स बजट क्या होता है और प्रोडक्शन बजट क्या होता है। और इसके पहले मैंने ये भी आपको ब्रीफ में बताया था कि हर एक कंपनी में एक मास्टर बजट बनाने वाला आदमी होता है। लेकिन वो मास्टर बजट कब बनाता है कि सभी लोग अपने अपने बजट देते हैं। तो जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं वो सब अपना बजट कैसे देते हैं कि भाई मेरे डिपार्टमेंट में कंपनी में कितना फायदा होगा और मैं कंपनी में से कितना पैसा लूंगा, वो दो चीज देंगे। तो कंपनी में कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इसमें सबसे पहला सब लोगों को बताना होता है, एक साथी बनाते होते हैं और 10-15 साल का अनुभव होता है, उसके हिसाब से भी वो पिछले साल का भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आपको भी पता है कि आपने थर्ड सेमेस्टर में इतनी फी भरी थी और फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी फी भरी थी और हॉस्टल में इतने रुपये खर्च किए थे, तो फिफ्थ सेमेस्टर में अभी आप पढ़ने जाओगे तो कितना खर्च होगा खाने में, कितना खर्च होगा रहने में, और कितना खर्च होगा बुक्स में और फीस में। तो आप पिछले अनुभव के आधार से अपना बजट बना ही लेते हैं। ठीक इसी तरह से कंपनी में भी छोटी मोटी चीजें होती हैं तो पिछले अनुभव के आधार से बजट बन जाता है। लेकिन फिर भी उसका एक जो क्रम है, इसमें सेल्स बजट सबसे पहले बनता है कि मेरे जो कंपनी चला रहा हूँ आखिर वो कस्टमर को मेरी प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचाने के लिए है, तो मेरी प्रोडक्ट और सर्विस जितनी बिकेगी उसके हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे, और वो कैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, वो सबसे पहले सेल्स वाला बनाता है। सेल्स वाला जब बनाता है उसके बाद प्रोडक्शन वाला निश्चित करता है कि मुझे प्रोडक्शन कितना करना है, तो जितना बिकेगा उससे कुछ ज़्यादा भी बनाना पड़ता है। अगर नहीं बनाते हैं तो आपको जैसे पता है कि कभी कभी आप बुलेट खरीदने जाते हो और आप यहाँ शोरूम में जाते हैं, आपने, मुझे तो पता नहीं, हम तो खरीदने वाले नहीं है, लेकिन लोगों से सुना है, हमने दोस्तों से कि अब कहाँ खरीदने जाते कि भाई मुझे मिलिट्री का वो कलर की फला फला कलर की कोई बुलेट चाहिए, 1.5 लाख रुपये की है, तो फिर भाई अभी तो नहीं है, 3 महीने के बाद आएगी, आप अभी एडवांस बुकिंग कर लो, और एडवांस बुकिंग के 30,000 रुपये दे दो, ऑन का पैसा देना पड़ता है। तो उसमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जितना सेल्स है उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी ही होती हैं कि सेल्स को पहले प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करके उसके हिसाब से प्रोडक्शन करना होता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सेल्स बजट क्या होता है। तो आपका जितना भी प्रोजेक्टेड सेल्स है पूरे साल का, उनको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बोल दीजिए कि भाई इतना पैसा आएगा कंपनी में। उसके बाद प्रोडक्शन वाला बोलेगा कि ये जो सेल करना है उसमें, और मैं अपनी कंपनी में इतनी चीज़ें रखूँगा, उसके हिसाब से मेरी ज़रूरत है, मैं इतना प्रोडक्शन करूँगा, और हमारे पास पहले से कुछ इतना सामान पड़ा है, तो माइनस करके कितना मुझे यूनिट बनाना है, तो उसके हिसाब से एक यूनिट का इतना पैसा पड़ता है, तो अपना बजट हिसाब से दे देगा। ये प्रोडक्शन वाला है। इसके बाद जो पोर्शन होता है प्रोडक्शन के बाद, वो एक मटेरियल का बजट होता है। वो मटेरियल बजट क्या होता है, तो मटेरियल में भी आपको पता है जैसे डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, दो प्रकार के मटेरियल होते हैं। जो मटेरियल प्रोडक्ट के साथ जाता है, कस्टमर के साथ पहुंचता है और अपने पास यहाँ कंज्यूम हो जाता है, वो सब डायरेक्ट मटेरियल है। और जो मटेरियल कस्टमर के पास जाता नहीं है लेकिन हमारे पास कंज्यूम हो जाता है, वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो दोनों का बनाना जरूरी है, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल है वो ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंट होता है, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जैसा है। डायरेक्ट मटेरियल में जितने यूनिट बनते हैं उसी हिसाब से आपको मटेरियल का खर्च होगा, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल है वो फिक्स टाइप का है। इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे मैंने बताया था एक बार कि आप कॉटन वेस्ट यूज़ करते हो या कुछ ऑयल यूज़ करते हो, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं।
तो वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो उसको गिनने की वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती बजट में, वो हर साल का पिछले साल होता था उतना ही रखना होता है। तो मतलब अपने बजट में वो ज़्यादा पोर्शन लेता भी नहीं है इनडायरेक्ट मटेरियल। आप अगर बजट के एनालिसिस करोगे और कहीं भी आपको इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा दिख रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ कुछ घपला है। जो इंक्वायरी कमेटियाँ बैठती हैं वो सब यही देखती है कभी कभी कि जो चीज़ का खर्च नहीं होना चाहिए उसमें खर्च ज़्यादा क्यों हो रहा है, और इसी के हिसाब से वो फाइनेंशियल एनालिसिस करके पकड़ते हैं। अभी अभी कभी अभी आप देखते हैं या अपने देश में भी ये जो एनआईए वाले कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं, जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो मतलब बजट से रिलेटेड नहीं लेकिन फाइनेंशियल इरेगुलरिटी पकड़ने के लिए कुछ हर एक में थंब रूल रहता है। तो बजट में क्या है कि इनडायरेक्ट मटेरियल में ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, बजट नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट मटेरियल का ज़्यादातर देखा जाता है। तो डायरेक्ट मटेरियल का बजट कैसे बनेगा, तो आप जितने भी यूनिट प्रोड्यूस करने वाला हो, आपको प्रोडक्शन वाले ने बताया है, तो उसमें से जितने जितने भी पार्ट हैं इसकी असेंबली में, वो सभी पार्ट के जो कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, तो उसी के हिसाब से आपको टोटल करके पूरे पार्ट का कितना मतलब पूरे असेंबली का कितना कॉस्ट है उसके हिसाब से यूनिट को मल्टीप्लाई करके आपको कॉस्ट मिल जाएगा। उसके साथ साथ वो भी है कि मटेरियल में सब कुछ बन गया फिर भी हमारे पास कुछ स्पेयर में मटेरियल होना चाहिए, तो उसका भी कितना होगा वो भी इसमें देखना है। तो हमें करना क्या है, मटेरियल को परचेस करना है। मटेरियल परचेस होने के बाद हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो प्रोडक्शन वाला मैन्युफैक्चरिंग करेंगे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग से पहले हमें जो कुछ खरीदना है तो खरीदी या कॉस्ट ऑफ परचेज लिखा है नीचे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपना प्रोडक्शन वाला जो बोलता है उसके हिसाब से अपना टोटल निकालते हैं। कुछ इन्वेंटरी कितनी रहेगी हमारी, क्योंकि उसमें उसने दिया है, फिर भी मटेरियल में भी कुछ इन्वेंटरी रहती है पार्ट्स की, स्पेयर्स की, और सूरत में कितनी इन्वेंटरी थी वो भी देखनी होती है। मतलब समझो कार है तो कार में कितनी कार बिकेगी वो है, लेकिन कार में समझो आपको स्टीयरिंग व्हील कितने लगेंगे तो उसका भी अलग स्टॉक रहता है। तो मटेरियल आप समझो स्टीयरिंग व्हील मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी से कहीं दूसरे देशों से आ रहा है, तो आप कितने स्टीयरिंग व्हील मंगाएंगे, या आपके अब कितने क्लच आएंगे, या आपकी एयर कंडीशनिंग की सर्किट्स कितनी मंगाएंगे, या आपके जो एक्सीडेंट होते हैं वो वाले प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो कितने लगेंगे हर एक कार में। तो वो सब मैन्युफैक्चर होता है, ऐसा नहीं है। जो भी फैक्ट्रियां हैं सब कुछ बनाती नहीं है। समझो एक कार बनती है उसमें 80,000 पार्ट होते हैं, तो 80,000 पार्ट में से 40,000 पार्ट बनते हैं और 40,000 बाहर से आते हैं, ऐसा भी होता है। कभी कभी 20,000 बनते हैं, 80-60,000 बाहर से आता है, ऐसा भी होता है। इट डिपेंड्स वो कंपनी कैसे अपना पूरा मैनेज करती है। तो उसके हिसाब से मटेरियल आप जो भी परचेस कर रहे हैं उनका ये बजट बनेगा। जब मटेरियल का बजट बन जाता है उसके साथ साथ दूसरा एक बजट पैरेलल में बन सकता है, वो है लेबर बजट। तो लेबर में भी आप याद रखिए डायरेक्ट लेबर ही ज़्यादा पैसा खाता है, इनडायरेक्ट लेबर में पैसा जाना नहीं चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कुछ कुछ मशीनरियाँ ऐसी हैं इंडिया में कि वहाँ इनडायरेक्ट लेबर वाले बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, उसका पगार में पैसे जाता है। इसी है नगारे पगारे पगारे जो बोलते हैं ना वो कहावत, मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इसी तरह कभी कभी कोई कंपनी का खर्च इनडायरेक्ट लेबर में ही चला जाता है। आप सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा रखते हो, आप इंश्योरेंस वाले को ज़्यादा देते हो, अपने टाइपिस्ट को ज़्यादा देते हो, आपने यहाँ खाम का मैनेजर बढ़ा के रखे हैं, तो जिसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे आदमियों को रखने की ज़रूरत नहीं है। आप भी देखोगे शॉपिंग मॉल में जाओगे तो शॉपिंग मॉल में जितने सेल्समैन है उतने वो डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि वो डायरेक्ट उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन फिर भी शॉपिंग मॉल में तो डायरेक्ट लेबर बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ट्रेडिंग यूनिट है, वो एग्जाम्पल यहाँ चलेगा भी नहीं। फिर भी समझने के लिए कि इनडायरेक्ट लेबर का बजट कम होना चाहिए, डायरेक्ट लेबर का बजट ही ज़्यादा होता है। तो डायरेक्ट लेबर की हम कैसे गिनेंगे, तो डायरेक्ट लेबर में वो कितने घंटे में एक पीस बनता है और एक के लिए ये कितने लेबर मुझे चाहिए, तो मतलब मुझे कुल कितने घंटे के लेबर चाहिए। मतलब समझो एक फैक्ट्री है उसमें एक 8 घंटे की शिफ्ट होती है और 24 घंटे की शिफ्ट चलती है, और एक शिफ्ट में 2,000 आदमी आते हैं तो एक शिफ्ट में 8 घंटा है, 2,000 लोग काम करें तो 16,000 घंटे वहाँ प्रोडक्शन ओवर जाएंगे, तो लेबर को 16,000 घंटे का पगार देना है। तो एक 8 घंटे में यूनिट कितने बने, तो आप बोल सकते हैं कि 8 घंटे में समझो वो साबुन की फैक्ट्री है या बिस्किट की फैक्ट्री है, तो बिस्किट उसने समझो कि आधा टन बिस्किट बना दिया, तो आधा टन बिस्किट बनाने के लिए उसको इतना 16,000, मतलब 16,000 होता ही नहीं है, कभी इतनी बड़ी बिस्किट की फैक्ट्री होगी भी नहीं। ये समझने के लिए है एग्जाम्पल।
तो इतना घंटा हम काम करवा रहे हैं तो उनको 1 घंटे का कितना पगार दे रहे हैं, उसके हिसाब से डायरेक्ट लेबर का बजट वो बना के देगा। तो एक ये चीज़ है, मतलब एक सेल्स बजट है। सेल्स में आपको बहुत ध्यान रखना है। सेल्स बजट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं, सीजनल कंडीशन कितनी चेंज होती है, वो सब देख के, और कॉम्पिटिटर कैसे है, पिछले साल कितना बिका था, और गवर्नमेंट के कंट्रोल क्या है, वो सब सोच के आपको सेल्स बजट बनाना। मतलब सेल्स बजट वाले को बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि उसको सभी एक्सटर्नल फैक्टर देखने के लिए। सेल्स वाला एक बार बोल देता है कि हमें इस साल में 1 लाख बाइक बनानी है, मतलब बनानी है, अभी सोचना नहीं। अभी फैक्ट्री वालों को वो सोचना नहीं है, फैक्ट्री में आएगा प्रोडक्शन वाले तो वही सोचेंगे कि मुझे प्रोडक्शन कितने करना है और मुझे इसके लिए इतनी इतनी चीज़ें चाहिए। बाद में मटेरियल वाला बोलेगा कि 1 लाख पीस के लिए मुझे इतना इतना मटेरियल खरीदना पड़ेगा, इतना भाव रहता है, तो मुझे लेबर में मुझे 1 लाख बाइक बना के लिए पूरे साल में इतने मजदूर चाहिए, तो इतने मजदूर चाहिए, इतना घंटे लगेगा। वो सब रेडीमेड होता है, उसके लिए बहुत वो सोचने की चीज़ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स वाला, क्योंकि सेल्स वही एक चीज़ है जहां से हमारी कंपनी चलती है। हम कितना भी अच्छा क्यों काम ना करें, लेकिन अगर मार्केट में कोई खरीदार नहीं है तो कोई आएगा नहीं। तो इसीलिए ये सब है। तो मटेरियल बजट, लेबर बजट, ये सब इसमें आ गए। इसके बाद जो कि मैंने बोला था, एक ओवरहेड बजट होता है। तो ओवरहेड में आपको पता है कि ओवरहेड कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के ओवरहेड से आपको पढ़ाए थे शायद, मुझे लगता है कि ओवरहेड के कितने प्रकार हैं। तो एक आपको बताया था कि फैक्ट्री ओवरहेड होता है, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता है, एक सेलिंग ओवरहेड्स होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होता है, और एक मिसलेनियस ओवरहेड्स होता है। तो सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, उनकी जो कैलकुलेशन है वो सेल्स वाले कर लेंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फैक्ट्री का ओवरहेड्स है उनके बारे में भी बजट सोचना पड़ता है, एक ओवरहेड बजट बनेगा। तो जितने भी यूनिट हम बना रहे हैं उनसे उन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो आएगा वो टोटल वेरिएबल ओवरहेड मिलेगा। उनमें हमें बजट के फिक्स ओवरहेड भी ऐड करना है। तो फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड को मिला के जो मिलता है वो टोटल बजटेड ओवरहेड है। उसमें से नॉन कैश एक्सपेंसेस, मतलब कैश में एक्सपेंस जो नहीं करने वाला है वो बात निकाल देंगे तो कैश डिस्बर्समेंट आ जाएगा। और ये सब मैं फिर से बता दूं, ये अकाउंट्स या कॉमर्स का पूरा फील्ड इसीलिए चलता है। तो ये टर्मिनोलॉजी समझने के लिए भी पूरी एक घंटा या एक दिन या एक साल भी चला जाता है कभी कभी। तो अभी हमें जितना डिप्लोमा लेवल पे यहाँ समझना है उतना ही समझे। अगर आप बिजनेस में जाओगे तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा, लेकिन एक मटेरियल, एक लेबर, एक ओवरहेड, 3 चीजें होती हैं, तीनों के बजट आपको अलग अलग बनाने हैं प्रोडक्शन बजट के बाद। तो इनके सिवा दूसरी चीजें भी शायद होगी। एक ऐसा भी आता है कि कैश रिसिप्ट और डिस्बर्समेंट बजट आता है, लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसके पानी में जाता नहीं। ठीक है, तो एक ये हो गया यहाँ तक। तो ये वाला एक था। अभी हमें देखना है बजट के क्लासिफिकेशन के बाद आप बजट में अलग अलग टर्मिनोलॉजी दूसरी आती है, और कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने पड़ते हैं जो सिलेबस में अपने हैं। तो सिलेबस में मैंने पहले भी आपको बताया था, एक मिनट शायद यहाँ हो, ठीक है, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, ये बजटिंग वाला था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था कि आपको बजटरी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझानी आनी चाहिए और एक सिंपल सा बजट प्रेजेंट करना आना चाहिए। 2 ही चीज़ आपको करनी है। तो उनके लिए आपको ये 7 चीज़ सिखानी है। तो डिफाइंड बजट आपको समझ में आ गया, बजटरी कंट्रोल समझ में आ गया, पर्पस ऑफ बजट भी मैंने आज भी समझाया, पिछली बार भी समझाया था, वो भी बताया। और वेरियस टाइप्स ऑफ बजट वो भी मैंने आपको अभी अभी बताया। 4, 5, 6 प्रकार के बजट्स हैं। वो पूछते हैं कभी स्टेट द वेरियस टाइप ऑफ बजट, और उसके हिसाब से आपको जो भी बुक्स में है, मैं मानता हूँ कि आप भी अपनी रेफरेंस बुक्स सभी खरीद ली होंगी, उसमें ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको एग्जाम में कैसा लिखते हैं, तो इसके हिसाब से जवाब दे सकें। बेनिफिट्स ऑफ बजट, तो बजट के फायदे क्या, वो मुझे लगता है कि इसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बजट का सबसे फायदा क्या है कि हमें टेंशन नहीं रहती, हमें पता होता है कि कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ जाएंगे, और उसके द्वारा हम पूरा हमारा जो यूनिट है, फैक्ट्री है या बिजनेस है, उसकी
इसमें जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी बेसिक कीमत में कम कर सकते हैं। कंपटीशन में टिकना है तो जो हमारी चीज़ 10 रुपये में बिक रही है उसको हम 9.5 में कैसे बेचनी है, 9 रुपये में कैसे बेचनी है, वो सोचना है तो क्या करना है, हमारे उसकी पड़तर कीमत, हमारी जो मतलब बेसिक कॉस्ट है वो कम करनी है, तो बजट से हम कर सकते हैं। और हम जो टारगेट फिक्स करते हैं वो टारगेट के एकदम नज़दीक भी जा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये चीज़ भी है कि आप बजट के द्वारा आपके जो वर्कर्स हैं और मैनेजर्स हैं, स्टाफ हैं, उनमें क्या क्या कैपेसिटी है वो भी आप जान पाते हैं। जैसे आपको पता है कि आप पिताजी हैं, उसके 3 लड़के होते हैं, तीनों को 100-100 रुपये देते हैं, तो वो कैसे खर्च करके आते हैं तो उसके हिसाब से पिताजी को पता चल जाता है कि कौन से लड़के में बिजनेस संभालने की ताकत है और नहीं है। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी बार्गेनिंग पावर होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है, और अपना नॉलेज के हिसाब से वो लोग परचेसिंग करते हैं। कोई बैठा होता है, समझो कि आप भी देखने अपने इंडिया में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, उसमें 2 भाई हैं, तो एक का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, दूसरे का नहीं चलता है। तो बजट को देख के आप व्यक्ति की काबिलियत को भी मेजर कर सकते हैं कि इतने पैसे में वो कितना काम कर सकता है। जिसको घर चलाने में 5,000 रुपये में कोई चला सकता है, कोई 10,000 में चला सकता है, तो कम पैसे में कोई अगर कोई अच्छी चीज़ मैनेज कर सकता है तो मतलब उसकी एक कैपेसिटी है, उसकी एक कार्य क्षमता कुछ अलग है, वो जिम्मेदारी समझता है, पैसे की वैल्यू समझता है, वो मतलब अलग अलग लोगों के वास्ते जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको अच्छी तरह से इंटीग्रेट करके, इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज करके अपना काम निकाल सकता है। तो बजट का एक ये भी फायदा है, आप इवेल्यूएशन कर सकते हैं लोगों का। दूसरी बात यह है कि आप अपना पिछला साल और आने वाले साल उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके जो कुछ भी वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट को कंट्रोल कर सकते। जैसे अभी तो मुझे मालूम नहीं, आपके साथ मुझे मेरा इंटरेक्शन नहीं, लेकिन पिछले सालों में कुछ लड़के ऐसे हुआ करते थे तो उसके पिताजी जो बात उसको पैसे देते थे उसका पूरा का पूरा खर्चा और बजट पूरी डायरी बनाते थे। तो वो डायरी में वो सुबह में मैंने एक चाय पी है उसके मैंने 3 रुपये दिए, उस जमाने में 3 होते थे तो उसने 3 लिखे थे, मैंने देखे थे, तो 3 रुपये भी लिख लेता था हर एक चीज़ में वो। और रोज का वो एनालिसिस करता था कि मेरे आज कितने पैसे खर्च हो गए, तो उसकी वजह से कुछ उसको लोग वो गुजराती में चिकनो मानस से ऐसी कमेंट भी करते थे, लेकिन उसके ये आदत की वजह से फायदा क्या हुआ कि वो अच्छी जगह पे सेट हो गया। क्योंकि एक फाइनेंशियल एक्यूरेसी जो होती है वो अपने आप में अपना कैरेक्टर बिल्डिंग करती है। वो लोभी नहीं है, लेकिन उसको कैसे खर्च का रिकॉर्ड रख के उसको कंट्रोल किया जा सकता है, फिजूल खर्च ना हो। अभी हमें समझो खर्च करना है तो अभी रोज की 2 GB आ रही है तो 2 GB ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। आज मैंने 1.7 GB यूज कर ली, 1.75 कर ली, लेकिन एक जमाना हुआ करता था कि पूरे महीने में 1 GB यूज कर सकते थे, वो भी 300 रुपये में 1 GB आती थी एक महीने में, वो भी 2G। तो उस वक्त देखो स्पीड नहीं थी तो हमें उसमें भी बजट करना था, हम 1 GB मिलने वाली है बजट, और उस 1 GB का खर्च मैं कैसे करूंगा, तो उसके हिसाब से भी लोग डेटा यूज करते थे। तो कुछ कोई फालतू इसी मूवी डाउनलोड करके पूरा 1 GB यूज कर लेते थे क्योंकि इसके बाप के पास पैसे होते हैं, तो ऐसे ही 1 GB के बदले 10-10 GB खरीदते थे, 1800 रुपये 3,000 रुपये तक का वो पैक करवा देते हर महीने। लेकिन बाद में क्या होता है कि उनकी जो कैरेक्टर है, अपनी इंटीग्रिटी है, वो ऐसी नहीं है बजट को कंट्रोल करके या हर अपनी प्रोग्रेस देखने की, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं वैसे लोग। तो बजट आपको एक प्रोवाइड करता है लोगों को इवेल्यूशन करने में। तो ये बजट, बेनिफिट ऑफ बजट मैंने वैसे बताया था, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बजट से काफ़ी फायदे प्राप्त कर सकते हैं। आप मतलब वेस्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, लोगों का एनालिसिस कर सकते हैं, आप नए ऑप्शन ढूंढते हैं, नए नए रिलेशंस बनाते हैं बजट की वजह से। सब कुछ बजट ही आपको प्रोवाइड कर सकता है, मतलब इट इज़ पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है बजट। अपनी गवर्नमेंट भी देखिए इतना अच्छा बजट बनाते हैं, उसी के हिसाब से अगर चलते हैं तो ही गवर्नमेंट काम कर सकती है। अगर गवर्नमेंट बजट ही गलत तरीके से बनाती है, कहाँ खर्च करना कहाँ नहीं करना ऐसे ही करते हैं। और अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे जाइए, सोशल मीडिया में देखिए कि पूरी आज़ादी के बाद अपना बजट कैसे यूज हुआ है, या अलग अलग देशों में बजट कैसे यूज करते हैं। आपको पता चलेगा कोई भी देश प्रोग्रेस कर रहा है, कोई भी सिविलाइजेशन प्रोग्रेस कर रही है तो क्यों कर रही है, कोई भी धर्म भी प्रोग्रेस कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि उनके पास अपना एक निश्चित टारगेट होता है, उनके लिए उसका एक बजट होता है। बजट सिर्फ हम
यहाँ फाइनेंशियल मीन्स में पड़ रहा है, लेकिन बजट में एक टाइम का भाई बजट होता है कि मेरे पास जिंदगी में 100 साल है तो मैं किसका यूज करूँ, मेरे पास कॉलेज में 3 साल है तो मैं कैसे यूज करूँ, क्योंकि आपकी इनकम है वो फिक्स है टाइम में। मतलब टाइम का भी बजट होता है अपने अलग अलग, ठीक है वो जानने वाला नहीं है, लेकिन बजट के फायदे क्या है, तो बजट एक अपने को कंसेप्ट देता है जिंदगी में सोचने का कि पछेड़ी एटली छोड़ताणवी, तो इन दैट वे वी हैव टू डू। आपको 3 घंटे मिलते हैं पेपर लिखने के, और 3 घंटे आपको दे दिए गए, यहाँ भी आपको 3 घंटे में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, जिसको याद रहता है वो अच्छी तरह से लिख के आते हैं, और जिसको याद नहीं है वो छोड़ देते हैं। तो मतलब 3 घंटे का आपका इवेल्यूशन वो एक टाइप का बजट ही है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे वो कैसे करना है, 3 घंटे मिले, 3 घंटे मुझे आउटपुट भी देना है, खर्च कर देना है, 3 घंटे कैसे खर्च करूंगा, तो उसके लिए आपके पिछले 300 घंटे अच्छे तरह से यूज करने होंगे। तो ये था 7.4। इसके बाद मैंने बताया था इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बजट, ये एक सोचना है और एक बजट बनाना भी है। उसके बाद 7.7 में है एक्सप्लेन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में आप थोड़ा जाते हैं, वो बजट बनाएंगे, उसका सैंपल मैं आपको दूंगा बाद में। लेकिन अकाउंटिंग जरूरी क्यों है? एक तो जरूरी है कि हमारा पैसा कैसे खर्च करते हैं उसका हिसाब रखना, वो अलग। लेकिन जब बिजनेस शुरू करते हैं तब हमें सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, और सरकार को जितनी आवक होती है उसके हिसाब से टैक्स भी देना पड़ता है। तो हम जो भी रिकॉर्ड रखते हैं अकाउंट्स में, उससे हम वैध तरीके से व्यापार करें, और उसकी जो भी इनकम होती है वो देश की प्रगति में शामिल हो जाए। इसलिए इसमें एक आपको व्याख्या दिखाई गई है, डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी? तो मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो उसको बोलते हैं, तो किसी भी देश के अंदर पूरे सब लोगों ने मिलाकर जितना भी माल सामान बनाया है, जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और जितनी भी सेवाएं दी हैं, डॉक्टर वकील, उनसे जितने भी पैसे जनरेट होते हैं, उन सबका टोटल करते हैं ना, उसको जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री। तो अभी हम समझो यहाँ जीडीपी है, तो अपने यहाँ जाते हैं इंटरनेट पे, और यहाँ ये भी चैनल वाली चारों से, लेकिन यहाँ देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं सीधा इमेज भी जाता हूँ, जीडीपी, यहाँ जाते हैं, ये देखते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2014 का मैंने लिया है। यहाँ लिखा है ट्रिलियंस ऑफ 2014 यूएस डॉलर। 2014 में यूएस डॉलर में जो कीमत थी वर्ल्ड में, उसमें ट्रिलियंस, कितने ट्रिलियंस, तो उसके हिसाब से यहाँ नाम लिखे हैं सब कि जीडीपी अमेरिका की कितनी थी 2014 में, 2020 की आप आराम से आपने खुद देख लेना। तो 17.42 ट्रिलियन, मिलियन में 6 जीरो लगते हैं, बिलियन में 9 जीरो लगते हैं, और ट्रिलियन में 12 जीरो लगते हैं। हर एक में आपको यह ध्यान में ही है, फिर भी मैंने एक बार डिफाइन कर दिया। उसके बाद चाइना का नंबर है 10.36 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अभी हमारे जो बड़ा प्रधान है वो बोलते हैं कि भारत को 5 बिलियन के बनाना है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है। तो उसके लिए प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हमारी कितनी थी, 2.07 ट्रिलियन। तो ये हर एक देश की अपनी अपनी पूरे साल में कितनी प्रोडक्शन होती है उसका टोटल है, और अपनी पॉपुलेशन कितनी है वो भी देखना है। तो जितनी इनकम है पूरे देश की, उसको डिवाइड बाय आप उसकी वस्ती को कर दीजिए, तो एक व्यक्ति को कितना पैसा मिलता है पूरे साल में वो ध्यान में आता है। तो जो गरीब देश होते हैं उसकी जीडीपी कम होती है और एकदम ज्यादा पॉपुलेशन होती है। अभी अब देखिए चाइना में पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन सेम है, लेकिन चाइना की जीडीपी हमसे 5 गुना है और हमारी पॉपुलेशन सेम है, इसलिए चाइना हमसे 5 गुना ज्यादा पैसे वाला देश है, ये सिंपल है। तो जीडीपी इसी हिसाब से होती है। उसके बाद अभी हम देखेंगे तो
यहाँ तक हम देख चुके थे। अभी एक मैं आपकी बुक में से एक फोटोग्राफ रख रहा हूँ। जीडीपी हम मेजर करना चाहते हैं, लेकिन जीडीपी को अलग अलग कंपनियां सब अपना अपना प्रॉफिट देती है, उसके हिसाब से बनता है। तो हर एक कंपनी को अपने अपने हिसाब से अकाउंट्स रखने होते हैं। हिसाब दो प्रकार के होते हैं। टेक्निकली ऐसा माना जाता है कि एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक है कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? तो आपकी जो भी बिजनेस है उसमें से पूरे साल में या महीने में या 3 महीने में जो भी आप समराइज करके डेटा रखते हैं और रिपोर्ट देते हैं, जब रिकॉर्ड करना और रिपोर्टिंग करना दो चीज़ होती है फाइनेंशियल। तो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग अगर आप पूरे साल का या 3 महीने का या 6 महीने का ऐसा करके जो देते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आता है। और कॉस्ट अकाउंट में क्या होता है? तो कॉस्ट अकाउंट में डेली या आवरली ट्रांजैक्शन कितने होते हैं उसका रिकॉर्ड बनाने की मेथड होती है। जैसे आप कभी कभी कोई यूट्यूब अकाउंट या ऐसा कुछ रखते हैं, फेसबुक अकाउंट, तो आपको कितने व्यूज़ मिले, कितने लाइक्स मिले, कितने डिसलाइक्स मिले, वो सब होता है। तो उसमें समरी स्टेटमेंट होता है कि पूरे साल में पिछले साल में कितना हो गया, तो आपका समरी चार्ट आ जाएगा। और अभी लाइव देखना है तो अभी कितने लोग आपका वीडियो देख रहे हैं वो अलग आता है, तो लाइव आता है। ठीक इसी तरह से जो समरी आती है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स मानी जाती है, और जो डेली खर्चा हम रिकॉर्ड करते हैं उसको कॉस्ट अकाउंट बोला जाता है। तो जो फाइनेंस अकाउंट है वो कैसे रखते हैं? तो उसमें अलग अलग टेबल्स आते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल में जा सकते हैं। फाइनेंस CFA मतलब एक कोर्स भी है CFA करके और CA करके, उसमें सब लोग सीखते हैं। लेकिन हमें फाइनेंस अकाउंट में बैलेंस शीट क्या होती है वो पढ़ना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट क्या है? वो फाइनेंशियल अकाउंट का एक हिस्सा है जो हमें पूरी कंपनी या पूरे बिजनेस में पूरे साल के दरमियान कितनी हमारी मिल्कत है या अपनी प्रॉपर्टी है और हमें पर कितनी जिम्मेदारियां हैं या लायबिलिटीज कितनी है, उसका एक स्टेटमेंट हमें बना के देता है। वो अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं। उसमें से एक फॉर्मेट मैंने यहाँ आपको दिखा के रखा है कि समझो कोई एक दर्शी इंडस्ट्रियल लिमिटेड का आपको एग्जाम्पल भी दिया है आपकी जो बुक में ही है, उसी को मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि आपको बाद में रेफरेंस में वो काम आ सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल है उसमें बताया गया है कि आपकी एसेट्स क्या है। तो आपकी लिखा है कि पिछले साल कितना था और करंट ईयर में कितना है, और उसने 31/3/2000 का स्टेटमेंट दिया है। तो उसमें देखेंगे आप कि प्रॉपर्टी पिछले साल 1,48,000 की थी, और ये समझने के लिए उसमें आप 2 जीरो जगह के भी सोच सकते हैं कि इतना छोटा सा बिजनेस क्या है यार, इतना तो हम आराम से खर्चा कर देते हैं, ये कि प्रॉपर्टी है यार 1,48,000। लेकिन ये समझने के लिए है, आज के ज़माने में रुपीज़ की वैल्यू स्टेबल है, लेकिन समझो डाउन हो गई तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो ये फॉर एग्जांपल है, ये कोई सच कंपनी की नहीं है। सच कंपनी की मैं उसके बाद दिखाऊंगा। तो एसेट्स कितनी है? पिछले साल 1,48,000 की थी, इस साल हमारी 1,50,000 की है। मशीनरी कितनी पड़ी है हमारे पास? 1,12,000 की पिछले साल थी। अभी हमने जो कुछ खरीद की है और डिप्रिसिएशन निकाल के 1,30,000 की मशीनरी है अभी हमारे पास। गुडविल, ये कोई हम रुपये में कन्वर्ट करते हैं, 1450 की गुडविल थी, अभी इस साल 10,000 की हो गई गुडविल। और हमारी करंट एसेट्स जो हैं, तो हमारे स्टॉक्स ₹1,00,000 के पड़े थे, अभी 90,000 के हो गए हैं। ट्रेड डिबेंचर्स 96,000 के थे, लेकिन अभी 70,000 के हो गए हैं। कैश और बैंक में कितना पैसे पड़े हैं जो करंट अकाउंट वाले हैं, तो 1,600 और 11,000 वो दिए हैं। और प्री पेमेंट वाला है वो चक्कर रहने दो, अभी 3,470 और 2,000। तो कुल मिला के पिछले साल हमारी जो एसेट्स थी वो 4,62,480 रुपये थी, और इस साल 4,63,000 हो गई। सिर्फ 520 रुपये की वृद्धि हुई है। अभी जिम्मेदारियां क्या है? तो शेयर होल्डर का जो फंड है, पेड अप कैपिटल, वो हमें देना होगा 2,25,000 का था पिछले साल, इस बार 2,80,000 देने पड़ेंगे। रिजर्व वो रखनी पड़ती हैं, तो 25,000 और 40,000, जैसे मैंने बताया था कल पिछले लेक्चर में, रिजर्व फंड के कंसेप्ट देश में भी था, सोने के स्वरूप में हम धनतेरस में खरीदते थे।
प्रॉफिट और लॉस में करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, ये सब मतलब ये सब में जाता नहीं हूँ, लेकिन ये जो भी जिम्मेदारियां हैं मुझे ये सब किसी को देने हैं, ये मेरे पास मेरी कंपनी में रह नहीं सकते हैं। तो टैक्सेशन के 40,000 थे यार 50,000 हो गया है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है 60,000 अभी मैंने नील कर दिया है। ये जो कुछ भी चीज़ है इसका मेरी पे जिम्मेदारी है, मुझे जो हम बोलते हैं देऊ, तो उसका भी टोटल 4,62,000 मतलब वो बैलेंस हो जाना चाहिए। तो बैलेंस शीट में मतलब हमको प्रॉफिट कितना है अभी, तो बोलते हैं कि 42,000 का है, इतना सब माथा पची करके 42,000 का प्रॉफिट हो गया है। लेकिन पिछली साल लेकिन बैंक का जो ओवरड्राफ्ट 60,000 का था वो भी टेंशन कम हो गया, अभी वो नहीं। तो आप इस हिसाब से अपना सोच सकते हैं। तो ये एक बैलेंस शीट एग्जाम्पल की, अभी एक मैं नहीं दिखाता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रही होगी। तो अभी आप देखिए सोर्स ऑफ फंड, कैपिटल फंड इंग्लिश में ये सब है, वो गुजराती में था। तो अभी आप देखेंगे कम 10 लाख 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 250 करोड़ का है ये। तो 2009 में, ऐसे मुझे मालूम नहीं कौन सी कंपनी का है, लेकिन ये पतंजलि जो आयुर्वेदिक है उनका था, ऐसा मुझे किसी ने बोला था, मुझे पता नहीं है किसका है, लेकिन उनका है ऐसा समझ लो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। 31/3/2009 को उनकी जो सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आएगा, तो 207 करोड़ का था, और 2010 एक साल में उसको जो सोर्स ऑफ फंड है इतना हो गया 251 करोड़ तक पहुंच गए। उसमें से वो कहाँ यूज कर रहे हैं, अपना फंड कहाँ जा रहा है, तो फिक्स्ड एसेट में कितना गया है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कितना किया है, बैलेंस विथ ऑन बीयू बैंक यूनिट है उसके साथ कैसा उसने किया है, करंट एसेट लोन एडवांस कितना है वो दिखाया है, और सब मिला के आप देखेंगे तो दोनों तरफ का टोटल है वो बेच कराना है। तो उसके हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की कितनी वृद्धि हुई है और आपका कितना इंटरेक्शन दूसरे के साथ बढ़ा है, वो दोनों चीज एक साथ दिखा रही है। और इसमें आप देखेंगे तो बाजू में एक शेड्यूल नंबर लिखा है, ऊपर देखेंगे आप 1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर नंबर दिए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा माउस का कर्सर अगर आपको दिख रहा है तो 1, इसके बाजू में 2, इसके बाजू में 3 4 और 5, इसमें 3 नंबर पे शेड्यूल नंबर लिखा है। तो सबसे पहले कैपिटल फंड में कैपिटल अकाउंट में 1 नंबर लिखा, उसका मतलब उसमें एक 1 नंबर का पूरा एक बुक होगा जो खुद 50 पेज का होगा, वो आपको पढ़ना है। उसमें आपको ये पूरे 249 करोड़ का ब्रेकअप मिल जाएगा एक नंबर के बुक में। 2 नंबर का बुक खोलोगे तो उसमें आपको इसका ब्रेकअप मिल जाएगा। उस कुल मिला के उसने 10 ऐसे बुक्स बनाए हैं तो शेड्यूल है, तो उसके अंदर से आपको इनका डिटेल हिसाब किताब मिलेगा। कोई ऑडिट करके पूछेगा कि भैया आप बता रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारियां इतनी है, आपने इन्वेस्टमेंट 84 करोड़ का किया है, क्या 10 लाख 100,000 10 लाख 10 लाख 8 करोड़ 43 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ दिखा रहे हैं 2 नंबर में। वो आप कैसे बताओ मुझे कहाँ कहाँ किया, तो आपको 5 नंबर की बुक दिखानी है, 5 नंबर की बुक में सब उसका ब्रेकअप आके यहाँ ये टोटल आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये बैलेंस शीट बनती है। तो बैलेंस शीट ये फाइनेंशियल अकाउंट का भाग है, वहां से वो पूरा कंट्रोल होता है। दूसरी एक चीज होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे बैलेंस शीट होती है ठीक इसी तरह से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी होता है, लेकिन अभी हमारा ये वक्त हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी आपको बाद में बताऊंगा उसमें भी क्या क्या चीज़ है और वो बैलेंस शीट से कैसे अलग पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं अभी हमारे पास 5 मिनट ही बचे हैं तो उसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं पढ़ा था। लेकिन बैलेंस शीट क्या है, तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये बेसिक रिपोर्ट है। आपको इस साल का पोजीशन दिखाना है कि मेरे पास इतनी इनकम थी और इतनी मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरे इतना इनकम इतने रिसोर्स थे जहां जहां से मुझे पैसे मिले हैं और मुझे इतने लोगों को पैसे देने हैं और मेरे पास यहाँ यहाँ इतने पैसे पड़े हैं। तो 2 प्रकार से वो बैलेंस शीट भी बनती है, कोई अकाउंट फॉर्म में बनती है, रिपोर्ट फॉर्म में बनती है। जैसे हम छोटे थे तब उसको हम नामू करके हम गणित में एक चैप्टर था, उसमें जमा उधार लगता है, ज और उ जमा उधार डेबिट क्रेडिट करते थे। तो वो डेली का होता था, कभी महीने का होता था, लेकिन वो जो है उसको एकदम एक्सपांड करके आप ये सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ भी आप भी बैलेंस शीट होती है या लिखते हैं उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स में आप जाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ आपको डेप्रिसिएशन में आपको पढ़ाई है, फिर से मैं यहाँ ताज़ा कर रहा हूँ क्योंकि वो भी आपको यहाँ समझने की जरूरी रहेगी। एक चीज़ है, आप जब भी कोई चीज़ खरीदते, समझो कि आपने एक 10 लाख का
मशीन खरीदा है। कहाँ से खरीदा है? पंजाब से खरीदा है और गांधीधाम में लगाना है। तो 10 लाख में मशीन खरीदा है और यहाँ गांधीधाम में लाने का खर्चा और लगाने का खर्चा 1 लाख है, तो 11 लाख में आपको मशीन पड़ता है। तो आप जब भी अकाउंट्स लिखेंगे तो आपको 11 लाख रुपये उसकी बुक वैल्यू मानी जाती है। जो मशीन आपने खरीदी है उसकी बुक वैल्यू क्या है? 11 लाख। आपने कब खरीदा? कि 2018 में खरीदा था 11 लाख में। तो उस वक्त आपने 11 लाख का खर्च किया, गवर्नमेंट को आप बता सकते हैं, तो आपका प्रॉफिट में से वो माइनस हो जाएगा, तो आपका टैक्स कम होता है क्योंकि आपने अपने बिजनेस में वो इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो दिखाना का बिजनेस में है। अभी 2018 में वो था 11 लाख का, लेकिन अभी तो 2020 चल रहा है, वो भी अभी अगस्त का महीना चल रहा है। तो अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो उसमें वो क्या है, हम जब भी कार खरीदते हैं, समझो 10 लाख की कार खरीदते हैं, 2 साल के बाद बेचने जाते हो तो कोई 10 लाख देता नहीं है, बोले सेकंड हैंड है भैया, आपने यूज किया है। तो बोल लो कि हाँ अच्छा सर आप तो प्रोफेसर है, 10 लाख है तो हम आपकी सेकंड हैंड वैल्यू 6 लाख में दे देंगे, तो 4 लाख रुपये मेरे चले जाते हैं। तो 10 लाख में से मेरे कार की वैल्यू अभी 6 लाख हो गई, लेकिन आप प्रोफेसर है, लेकिन समझो कि कोई ऐसा है जो बहुत ही यहाँ से सूरत का फेरा लगाता है और एकदम रफ ड्राइविंग करता है, तो बोलेंगे आपसे तो 2 साल हो गए 10 लाख की है, लेकिन अभी आपकी वैल्यू 4 लाख ही लगेगी, क्योंकि आप तो एकदम, और आपने एक बार एक्सीडेंट भी किया है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू उनकी कम हो गई। मतलब जब वो खरीदी थी तब उसकी बुक वैल्यू समझो 10 लाख थी, लेकिन अभी उसकी बुक वैल्यू 10 लाख नहीं रहेगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी 6 लाख हो जाती है। तो 4 लाख आपका कहाँ जाता है? डेप्रीशिएशन में। तो आप वो दिखा सकते हैं डेप्रीशिएशन कि मेरे पास 11 लाख की प्रॉपर्टी थी, मशीनरी थी, अभी वो 11 लाख की नहीं है, वो सिर्फ 8 लाख की है, तो 3 लाख मेरे को बचत करनी है, वो मुझे डेप्रीशिएशन में डालना है। तो वो भी आप अकाउंट में लिख सकते हैं, वो आपको इनकम टैक्स में से बाद मिल सकता है, प्रॉफिट में से आप माइनस कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना है और आपको प्रॉफिट कैसे कम करना है वो दिखाने के लिए कुछ ना कुछ ध्यान में होना चाहिए। उसके साथ एक चीज ये भी है, समझो कि आप कहीं कार की फैक्ट्री है, रोज की वो समझो कि 100 कार बनाता है, लेकिन 100 कार एक दिन में बनाना है, तो लेकिन उसके आप शॉप फ्लोर पे जाओगे तो 1000 कार के स्पेयर पार्ट पड़े होंगे, तो वो सब वर्क इन प्रोग्रेस माना जाता है। तो वो भी आपके अकाउंटेंट को लिखना है चौपड़े के ऊपर बुक में, वो पोस्ट अकाउंटेंट लिखता है, रोज का लिखता है कि अभी मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, जो अभी कार बनी नहीं है लेकिन फिर भी मेरे पास तो माल पड़ा है। समझो कि बाइक बनाता हूं तो बाइक की टंकी है, बाइक की साइड लाइट से सब पड़ा है, अभी फिट नहीं किया मैंने, तो ये जो कुछ भी पड़ा है उसको वर्क इन प्रोग्रेस माना जाता है, जो भी अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है उन सबको। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो फिनिश प्रोडक्ट क्या होती है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट क्या होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, अब उसको कब उसको मिटा देना है, निकाल देना है, वो सब भी आपको अकाउंट्स में लिख के रखना है और उसको भी कहीं ना कहीं जोड़ के आपको बैलेंस शीट में उसको भी दिखाना है। और अगर बैलेंस शीट आप सही तरीके से बनाएंगे तो ही आपका जो प्रॉफिट है उसमें से टैक्स बाद होके बाद तो आपको जो आपकी वेल्थ की वृद्धि होगी वो आपको काम में आएगी। वरना क्या होता है, हम जो बिजनेस जानते नहीं है वो लाख ना 12,000 करें, ऐसा गुजराती में बोलते हैं कि क्या किया कि लाख का 12,000 किया, तो अभी तो 12,000 नहीं 1200 हो जाते हैं अगर ध्यान नहीं रखते हैं। मैं केस स्टडी है, केस स्टडी मैं पढ़ा चुका हूँ वैसे आपको, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे लोग गलतियां करते हैं। एक अकाउंट्स लिखना नहीं आता है, उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम नहीं है, उसको डेप्रिसिएशन मालूम नहीं है और बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट कुछ ज्यादा गिन देते हैं, तो बिजनेस में कैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो आपको बिजनेस में ये सब भी कुछ सीखना थोड़ा जरूरी है। तो मैंने ये केस आपको भी दिखाया और यहाँ मैं सोचता हूँ कि अपना ये लेक्चर भी ख़त्म करूँ। मानता हूँ कि ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट है। टफ इसलिए है कि हम इंजीनियर लोग हैं, हम मैथ्स के साथ डील करते हैं, हम मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ साथ थोड़ा मैकेनिक्स या थर्मोडायनेमिक्स वो सब सोचते हैं। तो अकाउंट्स की परिभाषा हमने कभी सीखी ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि दुनिया में नाणा वगरनो ना थयो नाणे ना थाला, तो मनी इज इम्पोर्टेंट और खुशी हमेशा सुबह उठ के वो सोचना है। मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको सुख भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक बनने चाहिए, वरना पैसे पाने के लिए दुखी होते हैं और पैसे आने के बाद हम सुख खरीदने जाते हैं तो वहाँ सुख मिलता नहीं है।
तो वो न हो जाए इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है और ये सब्जेक्ट को समझना भी है। ये सब्जेक्ट को ज़िंदगी के साथ जोड़ना है। जितनी इनकम है उतना खर्च करना है, जितनी आयुष्य मिली है उसके हिसाब से जीना है। जिंदगी मिली है वापस नहीं आएगी, एक तो कम जिंदगानी उस पर भी कम है जवानी, ऐसा गाने हम गाते हैं और उनको डांस भी करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में यही वास्तविकता है। एक दिन आज और चला गया, हमारा 1 घंटा और ख़त्म हो गया, और हमने कितना सीखा, हमने कितना कंसंट्रेशन रखा, और हम ये सीखने के बाद अपने जीवन में कितना इम्प्रूव करेंगे ये भी हमें ही तय करना है। मैं चाहूँगा एक असाइनमेंट ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल भी नहीं है, ये एक सिंपल मोटिवेशनल असाइनमेंट आप बोल सकते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ खर्च करते हैं, पैसा का खर्च करते हैं, तो एक अपनी छोटी सी डायरी बनाइए और सही में लिखिए कि आज आपने अपने जेब में से दूसरे को या अपने बैंक अकाउंट में से किसी को ऑनलाइन कितना पेमेंट किया है, वो हिसाब रखिए। और 1 महीने तक रोज हिसाब रखने के बाद देखिए कि आप कौन से वार को ज़्यादा खर्च करते हैं, कौन से घंटे में ज़्यादा खर्च करते हैं, तो आपको अपने आप कुछ एनालिसिस करने का पावर मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने जो भी पैसे के वो है खर्चा वाला, क्योंकि आप कमाते दोनों अभी चाहते नहीं हो, ज़्यादातर लोग कमाते नहीं हैं, तो कमाते हैं उनके बात अलग है, उसको हर महीने का पैसा ही मिलता होगा, बिजनेस बहुत कम लोग करता होंगे। लेकिन जो खर्च कर रहे हैं उसका एक हिसाब रखने का अभ्यास 1 महीने तक करें। 1 महीने के बाद मैं पूछूंगा आपको आपने क्या रखा है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको क्या इंसाइट मिली उससे। क्योंकि अगर ये अच्छी आदत आपको पड़ गई, एक बार पैसे का हिसाब रखने का मतलब ट्रेनिंग आ गई, तो आपको ज़िंदगी में बाद में आपकी वैल्यूज़, आपका समय, उनकी भी कैसी बैलेंस करनी है, इसका कैसा खर्चा करना है, वो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में आपने शांति से सुना है, सब लोग बैठे हैं अभी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपकी सबकी अटेंडेंस लेता हूँ, आपकी डाउनलोड कर रहा हूँ अटेंडेंस, डाउनलोड हो गई है सब कुल मिला के। आज अभी 20 लोग हैं, पहले 24-25 लोग थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।